नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। तो आज हम देख रहे हैं क्लास 12th की जो जियोग्राफी हम पढ़ रहे थे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर तो क्लियर हो चुका था, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो आज हम बात कर रहे हैं दूसरे चैप्टर की, तो विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो किस प्रकार हम ऊपर ऊपर से नोट्स देख रहे हैं, इनके पढ़ने के बाद में आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खाली किताब को तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ये नोट जो है इसमें आपको सारी बेसिक जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और इससे मतलब आपको चैप्टर पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा हमारी किस प्रकार है, तो हम अपने अपने शब्दों में अगर देखें आपको, तो ये है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो सूत्र है जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ये इसका सूत्र है, क्या है? जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। आगे हम देखते हैं तो सघन आबाद क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सघन आबाद वाले क्षेत्र, तो विश्व में सघन आबाद क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। आपको याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का कि सघन आबाद वाले क्षेत्र कौन कौन से। तो विश्व में सघन आबाद क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं तो यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, अमेरिका उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है, ये है। तो जनसंख्या वृद्धि, आगे हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार। तो किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। आगे हम देखते तो यह परिवर्तन धनात्मक में और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर मतलब धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं तो जनसंख्या में परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या में परिवर्तन के घटक कौन कौन से होते हैं, परिवर्तन किस प्रकार से होता है, या तो बच्चों की जन्म होती है, या मृत्यु, या प्रवास, ठीक है। ज्यादा बच्चे जन्म होते हैं तो उसमें भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, मृत्यु होती है तो उसमें भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है किसी भी अन्य व्यक्ति की, ठीक है। और प्रवास, कोई अन्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसमें भी क्या होता है, एक प्रकार से मतलब जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब कुछ फैक्ट्स है तो आपको मैं वो दिखा देता हूँ। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है, तो वो है लाइबेरिया, लाइबेरिया, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला दर वाला देश कौन सा है, तो वो है लेटविया, ठीक है। और किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो वो है अफ्रीका। आप सभी को बता दिया है, ठीक है। मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश है लाइबेरिया, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश है लाटविया। और किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो वो है अफ्रीका, महाद्वीप आता है अफ्रीका, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो प्रवास, आगे हमारा टॉपिक है प्रवास। क्या है, प्रवास आता है, ठीक है। तो प्रवास में क्या है कि मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। पहला है हमारा उद्गम स्थान, जहां से लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। जहां से लोग जाते हैं, प्रवास करते हैं, वो तो कहलाता है उद्गम स्थान। और गंतव्य स्थान, जहां पर लोग आगमन करते हैं, जहां पर लोग बसने आते हैं, वो कहलाता है गंतव्य स्थान, ठीक है, गंतव्य स्थान। प्रवास स्थायी अथवा अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। प्रवास के 3 प्रकार है, स्थायी अथवा अस्थायी अथवा मौसमी, ठीक है। तो गांव से प्रवास किस प्रकार होता है कि गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव हो सकता है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि प्रवास के कारण, प्रवास के कारण कौन कौन से, तो प्रवास के कारण है निम्नलिखित है। तो प्रतिकर्ष कारक, पहला कारण है प्रतिकर्ष कारक। तो किस प्रकार लोग प्रवास करते हैं, तो प्रतिकर्ष कारक में क्या क्या है, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा, राजनीतिक उपद्रव, राजनीतिक उपद्रव, ठीक है, राजनीतिक और प्रतिकूल जलवायु, महाबीमारियां, महामारियां, अशांति, लड़ाई झगड़ा इत्यादि। इस कारणों से लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। तो इन कारणों से जो लोग प्रवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक क्या कहलाता है, तो काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशा, शांति, सुरक्षा, अनुकूल जलवायु इत्यादि, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वो अपकर्ष कारक करते हैं। जैसे काम का कोई अमक लोग क्या करते हैं, तो काम के बेहतर अवसर, काम के बेहतर अवसर के कारण वो शहरों में जाते, गाँव से, रहन सहन की अच्छी दशा के कारण मिल जाती है, शांति चाहिए उनको, सुरक्षा की, शहरों में अच्छी सुरक्षा मिल जाती है, अनुकूल जलवायु इत्यादि इनके कारण। तो ये सब क्या कहलाता है, अपकर्ष कारक प्रवास के, ठीक है। फिर आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अगला टॉपिक है। तो पहला है भौगोलिक कारक, कारक जो कि प्राकृतिक है, भौगोलिक कारक, ठीक है, प्राकृतिक है। तो जल की उपलब्धता, जल ही जीवन है, जल ही क्या है, जीवन है। तो अतः लोग ऐसी जगह पर बसना पसंद करते हैं जहां आसानी से जल उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जल कृषि, पीने, उद्योगों आदि जगह उपयोग होता है। जल को क्या पे कृषि के लिए करते हैं, पीने के लिए उपयोग में लेते हैं, उद्योगों के लिए आदि जगहों पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, इनके इस कारण से जहाँ पे जल का अत्यधिक पाया जाता है, जल की अत्यधिक उपलब्धता होती है, वहाँ पे लोग जाना ज़्यादा प्रभावित करते हैं। फिर भू आकृति, दूसरा टॉपिक आता है भू आकृति। तो जहाँ पे उबड़ खाबड़ पहाड़ी स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि
यहाँ ना तो जीवन सरल है ना ही कृषि। पहाड़ी स्थान पे नहीं तो जीवन सरल होता है और नहीं कृषि होती है, ठीक है। वहाँ पे सुविधा भी नहीं मिलती, तो ऐसे में लोग समतल क्षेत्र की ओर से अधिक आकर्षित होते हैं। जहाँ पे समतल जगह होती है वहाँ पर लोग अधिक आकर्षित होते हैं, ठीक है। अगली कड़ी में हम देखते हैं। तो आगे मित्रों हमारा आगे है मृदाएं। मृदा यानी कि मिट्टी। तो लोग हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ मिट्टी उपजाऊ हो। कहाँ मिट्टी क्या हो? उपजाऊ, मिट्टी उपजाऊ, ठीक है। आर्थिक कारक, तो आर्थिक आगे हमारा आर्थिक कारक। तो औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या है? जिन क्षेत्रों में उद्योग होता है वहाँ मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। जहाँ पे उद्योग, औद्योगिकरण मतलब उद्योग, जिस क्षेत्रों में उद्योग ज्यादा पाए जाते हैं वहाँ मजदूरों को बड़े पैमाने में रोजगार प्राप्त होता है। फिर है नगरीकरण। लोग नगरीय क्षेत्रों में अधिक बसते हैं क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाएं अच्छी होती है, ठीक है। मतलब लोग जो है वो नगरीय नगरीय क्षेत्रों में अधिक बसते हैं। वहाँ पे स्वास्थ्य की शिक्षा, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मतलब हर प्रकार से नगरों में सुविधा अच्छी होती है, इसलिए वह नगर में बसते हैं लोग, ठीक है। फिर है खनिज, मतलब प्रवास का आर्थिक कारण, ठीक है। फिर खनिज, जिन क्षेत्रों में अधिक खनिज पाए जाते हैं वहाँ खनन कार्य अधिक होता है, मतलब मजदूरों को मजदूरी मिल जाती है, ठीक है। जहाँ पे खनिज होते हैं तो वहाँ पे फैक्ट्री होती है, खनन कार्य होगा तो मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, जिसकी वजह से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। तो यही है। फिर है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। इसमें प्रथम अवस्था आती है। तो प्रथम अवस्था क्या है? उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर होती है, ठीक है। प्रथम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के लिए तो उच्च जन्म दर या उच्च मृत्यु दर होती है। धीमी जनसंख्या वृद्धि, ज्यादातर लोग खेती का काम करते हैं, ठीक है। जीवन प्रत्याशा कम होती है, लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं, इसके लिए क्या होता है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है ये सब। तो ये प्रथम अवस्था है। फिर द्वितीय अवस्था है, प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता, समय के साथ प्रजननशीलता घटती है, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार, जनसंख्या में होने वाला युद्ध योग उच्च, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो तृतीय अवस्था में हमारा है। तो तृतीय अवस्था है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों घट जाती है, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ती है। फिर जनसंख्या नगरीय तथा शिक्षित हो जाती है, ठीक है, तृतीय दर में। और तकनीकी ज्ञान हो सकता है, ये सब। तो किस प्रकार विकास हुआ, प्रथम दर में कैसा था, द्वितीय दर में कैसा था, तृतीय दर में कैसा था दर में, तो ये इस प्रकार है, ठीक है। फिर निष्कर्ष, अतः यह कहा जा सकता है कि जनांक के सिद्धांत से भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि दर से होने वाली समस्याएं, तो संसाधनों पर दबाव, प्रदूषण, विकास में बाधा, भरण पोषण की समस्या इत्यादि, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार हमारा दूसरा पाठ विश्व विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये जो नोट्स है आप अपनी बुक में लिखते रहिएगा, लेक्चर नोट्स बनाते रहेगा, और ये एग्जाम में 100% आपको बहुत काम आएंगे। क्योंकि मैंने खुद ने भी अगले साल ही 12th की एग्जाम दी और मुझे ये नोट्स बहुत काम आए। मैंने ये नोट्स बना के रखे थे और इसी से मैंने पढ़ाई की। मतलब मैंने किताब तो लगभग कम ही पढ़ी थी लेकिन कम ही पढ़ी है, तो नोट्स ही मेरे काम आए। और इसी के तहत मैंने 12th में 85% भूगोल में हासिल किए। तो आप सभी से भी आशा करूंगा कि ये नोट्स आपके अवश्य काम आएंगे। आप पेन कॉपी लेकर साथ साथ में लिखते रहिएगा। धन्यवाद। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।